मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं दोबारा से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम वार्तालाप करते रहते हैं उन छोटे-छोटे इश्यूज के बारे में। हमने अब तक बात किया है आईवीएफ के बारे में, ओपीयू के बारे में, आईयूआई के बारे में और काफ़ी इश्यूज के बारे में हमने आपसे से बात किया है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। आज मैं बात करना चाहूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू के बारे में, जिसे हम कहते हैं ईटी। ईटी स्टैंड्स फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो तकरीबन 7-8 महीने की हमारी मेहनत है। जो आपके 7-8 महीने के सपने हैं, वो आज संपूर्ण होने जा रहे हैं। आज हम आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर करने वाले हैं, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर ईटी कहते हैं। अगर आप देखें, आईवीएफ के 2 पार्ट हैं। एक है ओपीयू, दैट इज ओवन पिकअप, एंड सेकंड इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर कैन बी फ्रोजन और फ्रेश। फ्रेश ईटी वो होता है जब हम ओपीयू के बाद, पिकअप के बाद विद इन 3 to 4 डेज या 5 डेज आपके एम्ब्रियोस को अपनी कोख में डाल देते हैं। परंतु किसी कारणवश अगर हम आपके एम्ब्रियोस को फ्रीज करते हैं और आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर कुछ महीने के बाद दोबारा से करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। एफईटी हो चाहे वो फ्रेश हो, पर एम्ब्रियो ट्रांसफर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और हमारी पूरी मेहनत और आपके पूरे सपने इस छोटे से प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब भी आपका ईटी होने वाला होता है तो डॉक्टर आपको एक तारीख देते हैं। आपको तकरीबन 10 से 12 दिन और समटाइम्स 15 डेज यू आर गिवन सम मेडिसिन व्हिच विल बिल्ड अप योर एंडोमेट्रियम। तो आपके गर्भाशय को बड़ा करने के लिए कुछ आपको दवाइयां दी जाती हैं और जब वो रेडी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ईटी लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जबकि वो तकरीबन 8 या 9 मिलीमीटर की हो जाती है, तब आपको हम एक तारीख देते हैं और उस तारीख को आपको हॉस्पिटल में आना होता है अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर कराने के लिए। सो आफ्टर योर एम्ब्रियो ट्रांसफर इज बीइंग प्लान्ड, आपको क्या क्या ध्यान रखना है जब आपको हॉस्पिटल में आना होता है ईटी कराने के लिए, तो आपके जहन में क्या क्या बातें होनी चाहिए, हम आपको ये सब इनके बारे में आज बताएंगे। और ये सवाल बार बार उठकर सामने आता है। आप जब गूगल और याहू पे सर्च करते हैं तो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, इज़ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग, और आपके दिमाग में जवाब तो नहीं मिलते हैं जबकि और सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आज हम संक्षेप में आपको बताएंगे कि आपको ईटी के दिन क्या क्या एहतियात लेने हैं और कैसे हॉस्पिटल में आना है और आपके साथ क्या क्या होने वाला है। जब भी आपको एक निर्धारित तारीख दिया जाएगा एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए, तो आपको डॉक्टर से पूछना है कि मेरा किस समय पर एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपके एम्ब्रियोस पे इफेक्ट पड़ सकता है। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब मैं ईटी के लिए आती हूँ तो क्या मुझे खाना खाना है कि नहीं खाना, क्या मुझे खाली पेट आना है या मुझे किस तरह का खाना खाना है, मुझे किस तरह की दवाइयाँ खानी है और मैं कब आऊँ। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होना होता है, आप पूरा अच्छे से खाना खाकर हॉस्पिटल में आए, बिकॉज इस पूरी प्रोसेस के अंदर तकरीबन 2-3 घंटे का समय लग सकता है वेटिंग पीरियड मिलाकर। तो जब भी हॉस्पिटल में आए, एक समय आपको पूछना है अपने डॉक्टर से कि कितने बजे मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा। ये समय क्यों जरूरी है? बिकॉज जब भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, दिस इज बीइंग डन फुल ब्लैडर, यानी कि आपको अपने पेशाब को होल्ड करना है। आपको जब भी आप हॉस्पिटल में आना है तो आपको पेशाब लगा हुआ होना चाहिए। अगर आप यूरिन पास कर देंगे तो आपका जो वेटिंग पीरियड होगा एम्ब्रियो ट्रांसफर का, और डिले हो जाएगा। आपका ब्लैडर फुल होने के अंदर तकरीबन 1-2 घंटे लग जाते हैं और ये जो समय है ये बहुत कीमती होता है और ये आपके एम्ब्रियोस के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। दूसरा, जब भी हॉस्पिटल में आए तो जो भी आपको दवाइयां दी गई हैं खाने के लिए, जिन्हें हम कहते हैं कि प्रोजेस्टेरोन्स, ये आपको दिए जाते हैं या तो खाने के लिए या फिर टीके के रूप में, या फिर हम आपको इसको इन गोलियों को देते हैं यूनिक रस्ते में रखने के लिए। ये सारी दवाइयां आपको सुबह लेनी है, उसके बाद ही आपको हॉस्पिटल में आना है। हॉस्पिटल में आने के समय और क्या क्या तैयारी करनी है आपको, आपको ध्यान रखना है कि जब आप हॉस्पिटल में आए, आप अच्छे से नहाएं, टेक ए बाथ प्रॉपरली, रिमूव ऑल नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सिंदूर या बिंदी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इन सब का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है, ये आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। इसका कारण ये है कि आप जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, इट इज बीइंग डन इन दी ऑपरेशन थिएटर, और अगर आपके शरीर से कोई भी महक आती है तो इससे आपके बच्चों पे इफेक्ट पड़ सकता है। हॉस्पिटल में आने के बाद में आपको एक टीका लगाया जाएगा या कुछ खाने को गोली दी जाएगी, इससे आप थोड़े रिलैक्स फील करेंगे। आपकी ड्रेस चेंज की जाएगी और आपको ओटी के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। याद रखें, पूरी प्रणाली के दौरान आपको अपना यूरिन पास नहीं करना है और आपका ब्लैडर पार्शियली या फुल ब्लैडर रहना चाहिए।
जब आप ओटी में शिफ्ट होंगे तो आपको एक टिपिकल जो गायनी पोजीशन होती है जिसमें हम आपका जांच करते हैं, उसमें आपको लिटाया जाएगा और आपके जो घुटने हैं उनको एक फुट रेस्ट के अंदर रखा जाएगा। अब आपकी मुलाकात होगी हमारे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डॉक्टर्स होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करते हैं और दूसरे होते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट। ये दोनों आपको आके मिलेंगे और आपके जो बच्चे बने हैं, जो आपके एम्ब्रियोज हैं, उनके स्टेटस के बारे में बताएंगे। कितने बच्चे डालने हैं, उनको एक ट्रांसफर करने हैं या दो ट्रांसफर करने हैं, ये जो आपके डॉक्टर साहब हैं वो आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान रखें, एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से पहले कुछ पेपर वर्क होता है, कुछ आपको फॉर्म साइन करने होते हैं। यू इंश्योर दैट यू हैव साइंड ऑल दीज फॉर्म्स, ओनली देन यू गो इन फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान एक अल्ट्रासाउंड प्रोब के थ्रू हम आपके ब्लैडर और यूट्रस पे फोकस करते हैं और आपके सामने से जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं या जैसे हम रहेंगे, तो हम आपके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको एक प्लास्टिक की नली में डालकर आपके गर्भाशय के अंदर उनको हम रखते हैं। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस पूरे प्रोसेस को करने के अंदर वी टेक अराउंड 1 or 2 मिनट्स और इसे करने के बाद आपको टेबल पर ही लेटना है तकरीबन 5 या 10 मिनट के लिए और इसके बाद आप उठ के अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद आप दोबारा मिलेंगे अपने डॉक्टर के साथ में और वो आपको बताएंगे कि आने वाले 18 दिन के अंदर आपको क्या क्या दवाइयाँ खानी है। बहुत कॉमनली एक सवाल उठकर बार बार से आता है, ये आप सर्च करते रहते हैं याहू पे, गूगल पे, हर तरफ इस सवाल को बार बार तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है और तब भी आपको इसका जवाब नहीं मिल पाता है। ये सवाल है कि सर मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद कब तक मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रहना है, कब तक मेरे को बेड रेस्ट लेना है और मैं घर कब जा पाऊंगी, इसमें कितना खर्चा आता है। ये कुछ चीज़ें आपको परेशान करती रहती हैं। इसका बहुत ही एक सिंपल सा जवाब है कि जैसे आपका ओपीयू हुआ था, जैसे भी डीडीआर ओपीयू और ओवम पिकअप जैसे आप अंडे निकाले गए थे, वैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफर एक डे केयर प्रोसीजर है। इसके अंदर आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है, आपको डिटेन नहीं होना है। इस पूरी प्रोसेस के अंदर तकरीबन 1 या 2 घंटे का समय लगता है और एम्ब्रियो ट्रांसफर ओनली टेक्स 2 or 3 minutes. After embryo transfer is being done, you can get up, you can change and you can go and lie down for 15-20 minutes and then you can go home. एम्ब्रियो ट्रांसफर एक बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके लिए, जिसके अंदर आपको पूरा रिलैक्स रहना है। और हम तो ये बोलते हैं इस पूरी जर्नी के दौरान कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ द होल जर्नी। आपके सालों की जो मेहनत है, जितने भी आपने टीके लगाए हैं, जितने आपके अल्ट्रासाउंड्स हुए हैं, इसका पूरा का पूरा जो रिजल्ट है इस 1 या 2 मिनट पे डिपेंड करता है। सो एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद आप आधे घंटे के बाद अपने घर जा सकती हैं। इसमें किसी भी तरह के हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे सवालों के बारे में विच यू मस्ट आस्क ए डॉक्टर बिफोर यू गो होम। पहला सवाल आपको पूछना है कि डॉक्टर साहब मेरा बीटा सीजी का जांच कब होना है। आज मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है तो मुझे कब अपना जांच करना है जानने के लिए कि मेरे गर्भाशय में बच्चा रुका क्या नहीं रुका। दैट इज कॉल्ड ए बीटा एसएजी टेस्ट। बीटा एसएजी एक ब्लड टेस्ट होता है जो आपको बताएगा कि आपकी कोख में जो हमने बेबीज को ट्रांसफर किया है वो इम्प्लांट किए हैं कि नहीं किए हैं। सो यू मस्ट आस्क देम द डेट ऑफ बीटा एसएजी। सेकंड सवाल जो आपको जानना है, जो आपने हमसे पूछना है, वो सवाल ये है कि हमें क्या क्या दवाइयाँ खानी है। तो सिंपली जस्ट रिमेंबर, जो दवाइयाँ हमने पहले दी थी आपको ओपीयू के बाद में, जब आपके हमने अंडे निकाले थे, और जो दवाइयाँ जब से आप जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, सेम मेडिसिन आर टू बी कंटिन्यूड। वी डोंट एड एनी मोर मेडिसिन टू इट। द सेम मेडिसिन हैव टू कंटिन्यू and then you continue taking them for next 17 or 18 days depending upon what day your embryo transfer has been done. तीसरा सवाल जो आपने अपने डॉक्टर से पूछना है वो यह है कि आपको घर जाने के बाद डाइट कैसे खानी है, क्या खाना खाना है, क्या कुछ खाना आपको तकलीफ दे सकता है, क्या कुछ हेल्दी डाइट्स होते हैं which can benefit, which can help you to gain pregnancy. So just remember that when you go home, take healthy diet. हमारे सोसाइटी में जो कॉमन टर्म्स चलती हैं कि ठंडा खाना खाना है। ठंडा खाने का मतलब कि डोंट टेक एनीथिंग विच इज वेरी हॉट, जो चीज़ गर्म मत हो। एक खाने को गर्म दो तरह की चीज़ें बनाती हैं, या हम उसमें मिर्ची डालते हैं या फिर वो खाने को हम हीट करते हैं गैस के ऊपर। रिमेंबर, खाना वही खाएं जो आपको पसंद हो,
खाना खाने में किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन हम आपको नहीं देते हैं। वी वांट यू टू बी हैप्पी, यू कैन ईट एनीथिंग, बट यस 3 तरह का खाना हम आपको खाने से मना करते हैं। इन खानों के अंदर जैसे पपीता है, हरे रंग का कच्चा पपीता, ये आपको खाना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसे खाने से आपके गर्भाशय के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट होती हैं, इट कैन ब्लीड एंड यू कैन हैव अबॉर्शंस। नंबर 2, डोंट हैव एनीथिंग व्हिच इज वेरी सार, जो चीज़ खट्टी होती है वो नहीं खानी है। तो जो चीज़ इमली की बनी है, जैसे खट्टे अंगूर है, आपको उनका सेवन नहीं करना चाहिए, खट्टे अचार नहीं खाने चाहिए। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू हैव एनीथिंग व्हिच कंटेन्स अजीनोमोटो। अजीनोमोटो चाइनीज खानों में डाला जाता है। आप घर में चाइनीज खाना बना सकते हैं, पर अगर बनाए तो उसमें आप अजीनोमोटो मत डालें। तो 3 तरह के डाइट्स आपको नहीं खाने हैं। डाइट्स आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये डाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी खुशी के अंदर और आने वाले सक्सेस या फेलियर के अंदर। अपने आप को आपने बीमार महसूस नहीं करना है। हैव व्हाटएवर यू वांट टू ईट, बट द फूड शुड बी हेल्दी। अवॉइड ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से खाना मंगवाकर मत खाएं। घर में आप जो भी खाना बनाना चाहें, चाहे वो दही भल्ले हैं, चाहे वो गोलगप्पे हैं, पर अगर घर के बने हुए और ठीक मात्रा में आपने घर में अच्छे तरीके से बनाए हैं, आप खा सकते हैं। एक चीज खाने में आपको रोज डालनी है, इसे हम देसी घी कहते हैं। देसी घी डालने से एक तो आपके फूड में ताकत आती है, दूसरा आपका पेट साफ रहता है, उसमें चिकनाहट रहती है और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। तीसरा, कोई भी खाना विच इज प्रोसेस्ड उसे नहीं खाना चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी बाहर से कोई टिन्ड फूड मंगवाते हैं, टिन्ड फ्रूट जूस मंगवाते हैं, हमने देखा है कि बहुत कॉमनली आप लोग बाहर से जूस के पैकेट मंगवा लेते हैं। यू ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड विच इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड, जैसे कि फ्रूट जूस हो गए, या फिर वी ऑर्डर फॉर फूड विच इज प्रिपेयर्ड एंड देन पैक्ड। तो ऐसे खाने को बाहर से हमें नहीं मंगवाना चाहिए। घर में जो भी खाना बनाए दैट इज गुड फॉर अस। तीसरा, जो दवाइयाँ आपको खाने को दी गई हैं, उन दवाइयों का हमें जो सेवन है ठीक समय पे करना चाहिए। दवाइयों के साथ किसी भी तरह का आप लैक्सेटिव मत लें। अगर आपको टीके बताए गए हैं तो टीके ठीक समय पे आपको लगाने हैं। अगर आपको कोई गोली दी गई है खाने को तो वो समय पर खानी है। एंड इन केस यू हैव बीन गिवन सम जेल्स टू बी केप्ट इन द वजाइना, दे हैव टू बी टेकन एट राइट टाइम। जस्ट रिमेंबर, हेल्दी डाइट मीन्स हेल्दी प्रेगनेंसी। तो खाने में किसी भी तरह का आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम में से कुछ लोग, ज्यादा तो नहीं, दे ड्रिंक और दे स्मोक। लॉट ऑफ लेडीज, काफी लेडीज जो कि हमारे पास में आती हैं, वो कहती है कि हम हुक्का पीती हैं, या फिर हम सम वुमेन ऑल्सो स्मोक, सम वुमेन ड्रिंक। सो आपको ये देखना है कि आपको ही नहीं, पूरे घर के अंदर कोई स्मोक मत करे, कोई ड्रिंक मत करे, बिकॉज इस समय बहुत ही सेंसिटिव होता है और इन तरह की चीजों के सेवन के साथ आपके बच्चे पे नेगेटिव असर पड़ सकता है। चाय कॉफी का सेवन कम से कम करना है। इंश्योर दैट अगर आपको चाय पीनी ही है तो आप हल्की चाय पिए, उसमें दूध डालें। डोंट टेक वेरी हार्ड टी, डोंट टेक वेरी हार्ड कॉफी, इट कंटेन्स कैफीन एंड इट कैन हार्म योर न्यूबॉर्न बेबी। अगला सवाल विच यू मस्ट आस्क योर डॉक्टर, घर जाने के बाद मुझे क्या क्या एहतियात लेने हैं। एक बहुत कॉमन सवाल उठकर आता है कि सर मेरा घर चौथे माले पर है या तीसरे माले पे है, सो कैन आई क्लाइंब अप दिस स्टेयर्स, क्या मैं सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ। दूसरा सवाल, मेरे घर के अंदर जो टॉयलेट है उसमें इंग्लिश सीट नहीं है, मेरे घर में इंडियन सीट है, देन व्हाट डू यू डू। ये सवाल बार बार पूछा जाता है और इसका जवाब बहुत ही सिंपल बट बहुत कॉम्प्लेक्स है। तीसरा सवाल, आप ये जानना चाहती हैं कि आप घर जाने के बाद कैन यू डू कंटिन्यू विद योर वर्क, कैन यू गो टू योर वर्क प्लेस, कि या आपको अपना काम छोड़ के घर में ही बैठना है। सो कैन आई कंटिन्यू वर्किंग इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कॉमन जवाब है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद आप अपना घर में जो रूटीन काम है आप कर सकती हैं। आपको बेड रेस्ट की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही आपको बेड रेस्ट करना चाहिए। आप अपने काम पे जा सकती हैं, बट इंश्योर कि अगर आपका जो वर्क प्लेस है घर से बहुत दूर है, देन यू शुड बी टेकिंग सम ब्रेक। बट इन केस यू हैव योर ओन कार और यू हैव अ ड्राइवर, यू मस्ट कंटिन्यू विद द वर्क। काम करने से आपको पॉजिटिविटी आती है और आपके रिजल्ट्स दे आर ऑलवेज बेटर। हम दिन में कितने घंटे आराम करें? कम से कम 10 घंटे मैं बोलना चाहूंगा आपको। वैसे भी जो आप दवाइयां खाएंगी, इन दवाइयों को खाने से आपको काफी नींद आती है। All those progesterone which you take in the form of injections or tablets will make you very tired, it will make you lethargic and you will feel sleepy. So मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम 10 घंटे आपको दिन में आराम करना है, 8 घंटे रात को और दिन में 2 घंटे आपको you should take a complete nap. We have to avoid people who are ill.
In case we have a neighbor or a friend who's got some viral fever, cough, cold, और कोविड के टाइम पे तो ऐसे हमें सब कुछ अवॉइड करना है, परंतु और कोविड ना भी हो, वी हैव टू अवॉइड पीपल हु आर इल, बिकॉज अगर हमें उनसे वो बीमारी होती है तो हमें बुखार आएगा और हमारे बच्चे पे इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा. सो वी हैव टू अवॉइड पीपल हु आर हैविंग एनी टाइप ऑफ इलनेस. हमें बीमारी से अपने आप को बचा के रखना है. अगर आप बाहर घूमने जाते हैं, you want to go and watch a movie or you want to go to a mall, you want to go for shopping, आप कहीं काम करना चाहते हैं, be careful and avoid people who are coughing, who are having fever, and look after your own health. This is point number 1. दूसरा point, अगर कोई भी इंसान आपको मानसिक रूप से परेशान करता है, it may be a relative, it may be a friend, it may be anybody, आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है. कोई भी चीज़ जो आपको मानसिक तनाव देती है, आपको वो चीज़ नहीं करनी है. और आपको इस समय आपको कंप्लीट रिलैक्स रहना है, हैप्पी रहना है, क्वाइट रहना है. अगर आप चाहें और अगर आप करते हैं तो यू कैन डू सम योगा, you can do some small pranayam, you can go for small walks, you can sit down, you can pray to God, listen to good music, watch good movies. In fact, सबसे पॉजिटिव रहने का तरीका है अपने आप को हैप्पी रखने का. और एक ऐसा समय है 18-20 दिन का जब आप पूरे शांत रह सकते हैं और एक नई हॉबी सीख सकते हैं. आप एक नई कार्यशैली सीख सकते हैं जो आपको बिजी रखेगी और जो आपको हैप्पी रखेगी. तो ये थी कुछ बातें जो आपको जाननी है, जो आप नॉर्मली गूगल पे या याहू पे सर्च करते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड. और जब तक आपको इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिले, आपको डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर नहीं आना है. और अंत में समय आएगा 18वें दिन का. आज के दिन यू विल कैरी आउट ए टेस्ट कॉल्ड बीटा एचसीजी. तो सुबह खाली पेट आपको अपना सैंपल देना है. ये ब्लड सैंपल होता है और इसकी रिपोर्ट तकरीबन 3-4 घंटे में आ जाती है और एक वैल्यू आती है इसके अंदर जो बताती है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. यू विल फाइंड इन केस योर बीटा एचसीजी इज मोर देन 50, यू कैन बी वेरी वेरी श्योर दैट इज अ वेरी गुड न्यूज. इट्स अ डे टू सेलिब्रेट. इट्स अ डे व्हेन ऑल योर ड्रीम्स हैव बीन फुलफिल्ड. इट्स अ डे जो आपने मेहनत करी है, जो अपने डॉक्टर से मेहनत करी है, इट्स बिकम फ्रूटफुल. नेक्स्ट डे यू मस्ट गो एंड मीट योर डॉक्टर एंड यू ऑल्सो मस्ट कंटिन्यू all your medicines. Don't stop your medicines. Next day you must go and meet your doctor who will carry out an ultrasound for you and tell you your present status, and then he'll keep calling you for around 8 to 10 weeks, every 2 weeks till the time he sees a heartbeat. And then at around 70 days of pregnancy your medicines टेपर की जाएंगी. 70 दिन के बाद में आप जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो आपके टीके चल रहे हैं, यू विल बी ट्रीटेड एज एन रेगुलर एंटीनेटल केस, यानी कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा. तो 70 days इज अ पीरियड वेयर यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, वेयर वी हैव टू लुक आफ्टर यू. एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि अगर आप आपने हमारी बातें ध्यान से सुनी होंगी, यू विल ऑल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल ऑल हैव ए वेरी वेरी हैप्पी आउटकम. And in case we are unfortunate and the report comes negative, you find that your beta HCG is less, don't feel bad, it happens. मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक IVF का सक्सेस रेट इज अराउंड 35 to 40%. इसके बहुत कारण होते हैं फेल होने के, और अगर आपका IVF फेल होता है, इसमें दुखी नहीं होना है. We should all get down, go back to your doctor, sit with him and try to find out why the IVF has failed. IVF फेल हो सकता है, नेगेटिव होकर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा. तो मेरी आपसे गुजारिश है दैट इन केस एन IVF फेल्स, गो बैक टू योर डॉक्टर एंड आस्क व्हाई हैव माय IVF फेल्ड, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल डेफिनेटली फाइंड एन आंसर फॉर यू. और आने वाले समय के अंदर IVF कैन बी डन अगेन एंड दिस टाइम यू विल बी लकी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, एंड आई एम श्योर दैट आपने भी कुछ नई बातें आज हमसे सीखी होंगी. हम जल्दी फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में. और इस बीच अगर आप हमसे कभी बात करना चाहें, यू कैन ऑलवेज कॉल अस और यू कैन ईमेल अस. अगर आप किसी नए टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज मेल अस और कॉन्टेक्ट अस. वी विल ऑलवेज बी देयर एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू पोस्ट दैट वीडियो which will help you get your pregnancy faster. Thank you very much. Namaste.